गाइस वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत ही आपका पंचवर्षीय योजना आता है। तो ये है पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इस क्लास को रिकॉर्डेड डालने का बस यही मकसद है कि आपका कम समय लगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको। आज रात हम 9 बजे आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। यह इकोनॉमिक्स से अब पॉलिटी बचा, और फिर मैंने ऑलरेडी आपको साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर ऑलरेडी करा दिया है। साइंस हिस्ट्री का तो ऑल टू ऑल कवर हो चुका है, ज्योग्राफी का भी हम करा दिए हैं। अब जो भी बचेगा वो हम देख लेंगे, बस एक क्लास आपको और मिल जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था किस रूप को व्यक्त किया जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? वेरी गुड। तो सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है बताइए? तो भारत एक विकासशील राष्ट्र है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जब आयात और निर्यात दोनों को बंद कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? वेरी गुड। तो परंपरागत कृषि व्यवस्था, उद्योगों का अल्प विकास, देश की विशाल जनसंख्या, ये सभी है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़े का कारण। आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है? तो सभी है। घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता सभी है। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है क्या? तो कृषि, उत्खनन, वन। मैंने आपको कहा है कि अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर होते हैं और टेरिटरी सेक्टर होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन से आते हैं ये भी मैंने आपको बताया है। कौन से आते हैं? एनीवन कोई मुझे बता सकता है? चलिए, अगर आपको पता है तो प्राइमरी सेक्टर में से आपका क्या हो जाएगा? कृषि आता है। एक मिनट, जस्ट वेट। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर में आपका कृषि आ गया, तो कृषि से फिर सेकेंडरी सेक्टर में इसी तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। सेवा क्षेत्र में किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? बैंकिंग सेक्टर्स वगैरह किस में आते हैं? तो ये तृतीयक सेक्टर्स में आते हैं। किस में आते हैं? तो तृतीयक सेक्टर में आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कौन सा है, यानी कब से ये स्टार्ट हुआ था? तो 1999 से 2000 में स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीय आय क्या है? तो बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को हम राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम कहते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखिए, जितने भी होते हैं सर्विस सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा रोल है। ये बैंकिंग हुए, आपको इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, ये सारे। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र से है? अभी मैंने आपको बताया तो सेवा से है, यानी कि सर्विस से है। इंडियन विजन 2020, ये क्वेश्चंस तो करंट नहीं है, बट ये आएगा नहीं तो इसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? वेरी गुड। तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है। भारत में बेरोजगारी किस किस्म की है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? बताइए। चलिए, बहुत सही जवाब अगर आपने दिया है तो यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक बार इन सबको गूगल से आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं तो कितनी बार बताई हूँ, लेकिन आप गूगल से पढ़िएगा भी जरूर, क्योंकि इतना मैं बताऊंगी तो टाइम में बहुत ज़्यादा आपका कंज्यूम होगा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किस योजना के सूत्र का प्रयोग करता है? तो डीटी लकड़वाड़ा के लिए कौन सा करता है? डीटी लकड़वाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य में राष्ट्रीय गरीबी का अनुमान लगाने के लिए किस योजना का प्रयोग किया गया?
वेरी गुड। तो डीटी लकड़वाड़ा क्या? भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न कराने वाले क्षेत्र में सर्वोच्च रही है। कौन रोजगार का अवसर ज़्यादा उत्पन्न कराती है? तो निर्माण, जो भी इंडस्ट्री वगैरह होती है, जैसे कि मेट्रो ट्रेन बनते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को भर्ती किया जाता है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इनका था सर्वाधिक गरीबी में मदद करना। कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो कुटीर ज्योति योजना कहते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? विश्व बैंक प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो महबूब उल हक के हैं। मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं कौन? तो ये सभी शामिल होते हैं। कौन होते हैं? तो सभी शामिल होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 2 फरवरी 2006 में। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में निर्माण योजना से संबंधित कौन है? तो भारत ग्रामीण की अधिसूचना विकास निर्माण योजना से संरचित है। भारत में ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? फटाफट आंसर्स दीजिए आप लोग। तो 25 दिसंबर 2000 को ग्राम सड़क योजना आया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई? वेरी गुड। तो 1 अप्रैल 2005 में। भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त तो सभी है। पंचवर्षीय योजना बनाने में जिम्मेदारी किसकी है? तो योजना आयोग की है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है? अनुमोदित करता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का पदेन का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई कब? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 को शुरू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो कृषि पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो PC महाबोलिस पर आधारित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? चलिए, बहुत सही जवाब 1952 में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में योजना यानी कि प्लानिंग हॉलीडे कब था? तो 1966 के बाद प्लानिंग हॉलीडे, सूखा जब हुआ था उसे प्लानिंग हॉलीडे यानी कि प्लानिंग हॉलीडे हो गया। 1 मिनट जस्ट वेट, मैं थोड़ा एक काम करूँ। चलिए, निम्नलिखित में से किस इस्पात की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? कौन सा ऐसा इस्पात कारखाना था? तो ये सभी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर सब था। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का मुख्य उद्योग था? चौथी योजना का क्या था? ये मुख्य उद्योग था, जिसमें क्या होता, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। वैसे अगर आपको योजना नहीं याद हो, आई होप सो कि आपको याद हो, लेकिन नहीं याद हो तो मैं आपको बता देती। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना जो हुई थी पहली, जिसमें क्या था, कृषि आया। ठीक है, कृषि आया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसमें उद्योग आया।
तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कृषि और उद्योग दोनों आया। चौथी पंचवर्षीय योजना जिसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना था गरीबी समाप्ति कर दिया गया था, आत्मनिर्भरता के बारे में बताया गया था। और छठी पंचवर्षीय योजना जो थी, छठी वाली, वो नेहरू मॉडल पे थी, जिसमें क्या था, गरीबी की समस्याओं को दूर करने का था। सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसमें रोजगार क्षेत्र में उत्पादन विस्तार हुआ, बढ़ावा हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपका क्या आया था, मानव, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं विकास का आया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय समानता हुआ था। 10वीं क्या हुआ था, रोजगार ऊर्जा में आपका सुधार हुआ था। 11वीं अगर कहे सबसे तीव्र पंचवर्षीय योजना अगर पूछे तो सबसे तीव्र पंचवर्षीय योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र समावेशी गति के साथ विकास हुआ था, लेकिन अगर तीव्र और आर्थिक विकास के लिए पूछेगा तो वो 11वीं होती है। आई होप सो कि आपको पंचवर्षीय योजना में कोई अब दिक्कत नहीं हुआ हो। चलिए नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की वार्षिक विकास दर थे? तो 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये तो लास्ट पंचवर्षीय योजना यही थी, 2012 से 17। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने % वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया? तो 8.2%। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले कर कौन से हैं? तो ये सभी है, आय कर, सीमा शुल्क, निगम कर सभी हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन से हैं? तो सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और तट कर सभी हैं। रेखा समिति का संबंध किससे है? तो इनडायरेक्ट कर से है। बिक्री कर किस आय का महत्वपूर्ण भाग है? तो हमारे राज्य सरकार का है। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है कैसे? तो हमारे उत्पाद शुल्क से होती है। सबसे ज़्यादा होती है हमारे उत्पाद शुल्क, जो आप लोग करते हो ना उत्पादन, उसको। चलो ये बताइए, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है कैसे? तो आयकर द्वारा। राज्य चलैया समिति का संबंध बताइए। तो कर सुधारों से है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये नहीं पूछेगा वैसे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसका वाई रेड्डी है, अभी का याद कर लें। 12वें वित्त आयोग में राज्य के लिए कितने % करों की सिफारिश की गई? ये भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, 42%, क्योंकि वो ये वैट क्या है ये सब आएगा। वैट क्या है? वैसे वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब बताइए, तो प्रत्यक्ष टैक्स है। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005। भारत की विधिग्राह मुद्रा क्या है? तो रुपया है। सरकार ने अपनी पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? आप लोग ये बहुत सारा वर्ड्स यूज भी करते हैं। डीमोनेटाइजेशन यानी कि विमुद्रीकरण, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाती हैं? तो मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति लाभान्वित होता है कैसे? तो ऋणी से होता है। अब तक भारतीय रुपए में कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? वैसे तो 3 बार, लेकिन अब 4 बार भी कह सकते हो। ये आपका पुराना डेटा है, अभी तक 3 बार हुआ है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में 500 का जो नोट बदला है वो भी तो 4 बार, इसका आंसर 4 बार हो जाएगा। एक बार आप लोग वैसे ये एग्जैक्ट कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 4 बार होना चाहिए, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग अगर इस बुक की हम बात करें तो इसमें 3 बार दिया है, तो एक बार मेरे ख्याल से 4, क्योंकि 500 का नोट अभी चेंज हुआ है। तो एक बार इसे गूगल भी आप लोग कर लीजिएगा कन्फर्म होने के लिए। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो अपना खाता नहीं खोल सकता? तो आरबीआई में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव भारत सरकार के होते हैं। भारत में नोट जारी करने वाले में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। नेक्स्ट चलते हैं। इंपीरियल बैंकों में आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1955।
भारतीय द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो अवध कॉमर्शियल बैंक था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1956 में हुई थी LIC की। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी थी उस टाइम? तो टोटल 5 थी। नरसिम्हन समिति से संबंधित है कौन? तो बैंकिंग संरचना सुधारों से नरसिम्हन समिति क्या है? हमारा जुड़ा हुआ है। कौन सा संख्या शेयर बाजारों पर कंट्रोल करता है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना कब हुई? ये जरूर आप कमेंट में लिखेंगे। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? तो हमारे सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई। मंदरिया एवं तेजरिया वाली शब्द किससे संबंधित? शब्दावली। तो शेयर बाजार से। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? तो निकी है। वर्ष 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1.21 अरब है। भारत 2001 में 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी रही? तो 17.7। वर्ष 2011 के अभी तक देखो जनगणना नहीं हुई है, इसलिए 2021 में होने वाला था बट हुआ नहीं, तो इसलिए 2011 का ही हम रखेंगे। तो 1000 स्त्रियों पर पुरुष का लिंगानुपात कितना है? वेरी गुड, तो 90:43 है। भारत की साक्षरता दर कितने % है? तो 73% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? 382 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? मध्य प्रदेश में। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 86 बताइए। तो सबसे लिंगानुपात वाला, कम लिंगानुपात वाला राज्य बिहार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सबसे कम जनघनत्व वाला भी राज्य बिहार नहीं है। बिहार में जनसंख्या विभाजक दशक कब माना जाता है? तो 1991 से लेकर 21 तक। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है सबसे बड़ा। केंद्र सरकार ने बजट के चालू खाते में व्यय में सबसे बड़ी मद क्या है? तो ब्याज भुगतान है। RN मल्होत्रा समिति का संबंध कैसे है, किससे है? तो बीमा क्षेत्र से है। चलो नेक्स्ट। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। भारत का वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है? फाइनेंशियल ईयर जो आप लोग कहते हो। तो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। गिल्ड एंड बाजार से क्या संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों से। गिल्ड एवं बाजार है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपके 2021 में भी आया था, तो ध्यान से इसे बनाइएगा। तो कहाँ स्थित है? देवास में है। बहुत लोग जो मुंबई मार रहे हो तो आपका गलत होगा। 10 रुपये के नोट या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो गवर्नर के। देखते हैं D सुब्बाराव पहले आता था, अब तो जो है वो आता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। देश का पहला निर्यात EPZ स्पेशल जोन निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र जोन कहाँ स्थित है? तो सूरत में है। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1975 में हुई थी। चलो नेक्स्ट। भारत में लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट चलते हैं। मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? तो 2011 से लेकर 12 में। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा है?
तो संपत्ति कर, आयकर, उपहार कर, ये सारे डायरेक्ट में आते हैं। वैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी आपको बता देते हैं, पहले ये पढ़ लीजिए। भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है पारित? बताइए। वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास है तो मैं आपका कमेंट नहीं देख रही हूँ, मुझे सब दिख रहा है। कौन करता है? वेरी गुड। तो हमारा कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। चलो देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 20 मिनट में देखिए 103 क्वेश्चंस आपने कर लिया। इतने आप पॉसिबल नहीं थे लाइव क्लास में। तो डायरेक्ट टैक्स में आपका आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। डायरेक्ट टैक्स में आता है आयकर, निगम कर, धन कर, ठीक है, एसेस्ट ड्यूटी, उपहार कर और व्यय कर, जो आप लोग खर्च करते हो, ब्याज कर, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट लिया जाता है। और प्रत्यक्ष कर में यानी कि इनडायरेक्ट में आता है जीएसटी, सीमा शुल्क, जो आपसे क्या होता है, आपके द्वारा डायरेक्ट आपको न लेकर आपको क्या कर दे, इनडायरेक्टली वे में ले, उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री, जो भी होता है। तो समझ गए। और प्रत्यक्ष कर में कृषि आय भी आता है, रोजगार कर, होटल कर, देखते हो उसमें जीएसटी इंक्लूडेड रहता है आपका। अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे स्टाम्प, डीजल, इन सब में आपको टैक्स लगता है, बट इनडायरेक्ट होता है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इसकी PDF आपको आज शाम तक मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थैंक यू।